साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, इजराइल ईरान, इजराइल को आगे कर दिए और अमेरिका अब कह रहा है, कल ही ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दोनों के बीच सीज फायर करवाऊंगा। इजराइल कह रहा है कि हम तो इनका जो यूरेनियम का भंडार है उसको खत्म करके ही मानेंगे, लेकिन यूरेनियम का भंडार तब खत्म होगा ना जब अमेरिका वो बम वर्षक विमान देगा जो इजराइल के पास नहीं है। अब इजराइल फंसा हुआ है, और इजराइल फंसा हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी फंस गए हैं, क्योंकि हाइफा शहर के ऊपर भी अटैक हो रहा है। पोर्ट किसके पास है आप जानते हैं। अब वहां कनाडा पहुंचे हैं तो कनाडा में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि नरेंद्र मोदी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे बॉय को कहते हैं कि नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि नरेंद्र मोदी का वहां पुरजोर विरोध हो रहा है। तो अलग अलग ढंग की जो सिचुएशन है वो यहां पे है। जरा आपका विश्लेषण। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी शायद अपने पूरे राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं। वे जिस मोर्चे पर भी हाथ रखते हैं वहां से उन्हें करंट लग रहा है, चाहे अंदरूनी देश के भीतर की राजनीति के मामले हों या अंतर्राष्ट्रीय। पहले थोड़ी सी साइप्रस में उनको जो सम्मान मिला उसकी बात कर लेते हैं। बहुत शोर मचाया जा रहा है कि उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला है, जबकि हकीकत यह है साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर सम्मान है, प्रणब मुखर्जी को मिल चुका है, और भी कई सम्मान है, तो ये पहला सम्मान नहीं। सबसे मजेदार बात यह है कि ये जिस व्यक्ति के नाम पर मिला है वो व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए भारत आया करते थे। मार्केरियस तृतीय, जो भी उनका नाम है, थोड़ा उच्चारण में भूल हो सकती है, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से 60-70 साल पहले मिलने भारत आया करते थे। तो ये जो नई पीढ़ी है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाली, उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि दुनिया 2014 से पहले भी थी जी। अब वे कनाडा पहुंचे। कितना भयानक धर्म संकट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का दरोगा 14 बार ये राग अलाप चुका है कि उसने सीज फायर कराया। कल भी जो ट्वीट किया जिसमें ईरान और इजराइल के बीच डील कराने की बात, भरोसा डोनाल्ड ट्रंप ने जताया, उसमें भी लिखा कि जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया वैसे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि अब तक एक बार भी इशारों में भी इसका खंडन नहीं कर सके। मुझे चिंता भारत गणराज्य, भारत देश और भारत के प्रधानमंत्री पद की है, राजीव जी, कि अगर G7 में कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, कोई मीटिंग हो रही होगी, हमें पता नहीं कैसी बैठक व्यवस्था होगी, उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के सामने कह दिया कि मैंने सीज फायर कराया, तब क्या होगा? राजीव जी, वो नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं होगा, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का अपमान होगा, भारत के प्रधानमंत्री पद का अपमान होगा, कि जिस विषय को हम लोगों ने 1971 से अब तक द्विपक्षीय बनाकर रखा, उसके पहले से, उसमें तीसरे पक्ष का दखल हो गया और अब वो फैसला सुना रहा है सरपंच के रूप में, और हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे। यह भी देश का दुर्भाग्य है कि पहली बार ही शायद इतिहास में किसी देश की संसद में, कनाडा में ही हुआ है, लेकिन दुनिया के किसी देश की संसद में हमारे प्रधानमंत्री को तानाशाह उत्पीड़क कहा गया और विदेश मंत्री कनाडा को जवाब देना पड़ा, वहां की मंत्री को, कि कानून अपना काम करेगा, जो जांच चल रही है वो यथावत चलती रहे। वहां तमाम दूसरे संगठन उनका विरोध कर रहे हैं, यद्यपि उसमें वो खालिस्तान समर्थक भी हैं, हम उनकी तो किसी विरोध प्रदर्शन की चिंता नहीं करते। तो ये बहुत चिंताजनक है कि प्रधानमंत्री अपने पूरे सार्वजनिक जीवन के सर्वोच्च शिखर से उतरते उतरते वहां आ गए हैं जहां कनाडा ने न्योता बड़ी मुश्किल से दिया, और अब सबसे बड़ा खतरा अगले 24 घंटे 36 घंटे में यह है कि डोनाल्ड ट्रंप मुंह पर न कह दें कि मैंने सीज फायर कराया। थोड़ा सा ईरान की और इजराइल की तरफ लौटते हैं जी। मैंने 3 दिन पहले आपसे संकेतों में एक बात कही थी कि ईरान के पास एक ऐसा भौगोलिक हथियार है, हरमुज जल डमरू मध्य, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला
ये समुद्री गलियारा है एक छोटा सा, और इस गली के एक मुहाने पर ईरान बैठा हुआ है। वो लगातार धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने या इजराइल ने इस तरह का कोई हमला किया तो वो इस रास्ते को बंद कर दे। उस दिन विस्तार से बात नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं। हमारे देश में 80% तेल उसी रास्ते से आता है, ईरान का पेट्रोलियम पदार्थ। एशिया के तमाम देशों में 85% तेल उसी रास्ते से आता है, हरमुज जलडमरू मध्य जल संधि भी कहते हैं उसे। दुनिया के और तमाम देशों के लिए भी वहीं से सामग्री जाती है। और अगर ईरान ने इस पर किसी भी तरह की रोक लगा दी, एक भी जहाज किसी का उसने आग के हवाले कर दिया, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा जी। पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। अंतिम और सबसे जरूरी विषय है परमाणु हमले का। आपने जिक्र किया, जो मैं समझ पाया हूं उसके मुताबिक, और विद्वानों का भी कई लोगों का मानना है, मैं तो साधारण विद्यार्थी हूं, कि ईरान अब इस लड़ाई को थोड़ा लंबा खींचना चाहता है। उसके पीछे उसकी रणनीति यह है कि उसका 2003 से जो परमाणु कार्यक्रम स्थगित है, परमाणु अप्रसार के चलते, संधि के चलते, आशंका तो बार बार जताई जाती है कि वो शायद बना चुका है परमाणु बम। बीच बीच में जो धरती कांपती है दाएं बाएं ईरान की सीमाओं पर, लोग समझते हैं उसने भूमिगत परीक्षण किया है। लेकिन अगर उसने नहीं भी बना रखा है तो उसको सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए कि अंतिम चरण में उसको फाइनलाइज करके पूरी तरह तैयार कर दे। उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। दूसरा, उसे बहाना चाहिए वैश्विक पटल पर यह बताने के लिए कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, उसके सिर पर अमेरिका का हाथ है, यह हमारे ऊपर कभी भी परमाणु हमला कर सकता है। इसलिए अब ईरान ये दावा करेगा कि हम विवश होकर परमाणु हथियार बना रहे हैं, और इसलिए वो युद्ध को लंबा टालेगा। दोनों देशों की एक अंतिम तुलनात्मक बात और कर दें कि इजराइल का भूगोल, उसकी जनसंख्या ईरान के मुकाबले बहुत कम है। आबादी का जो फैलाव है, बसाहट है, वो इजराइल का चूंकि भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत कम है तो बहुत घना है। उदाहरण के लिए अगर 421-420 लोग एक जगह रह रहे हैं इजराइल में, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, तो इतने ही इलाके में ईरान में 40-45 लोग रहते हो। तो अगर ये युद्ध आगे बढ़ा, हवाई हमले इसी तरह जारी रहे ड्रोन और मिसाइलों से, हाइपरसोनिक मिसाइलों से, तो इजराइल को ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। अब तक लगातार बढ़त और कमी चल रही है, लेकिन ईरान लगातार अब बढ़त बना रहा है। ये विश्व युद्ध में नहीं बदलेगा, इतना कम से कम मुझे विश्वास है, क्योंकि अमेरिका सीधे इस लड़ाई में शामिल होने की स्थिति में अभी नहीं है। होने को कल कुछ भी हो सकता है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जहां तक